चरक संहिता में दोष इम्बैलेंस के भी बाकी आयुर्वेद कॉन्सेप्ट्स की तरह कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। रियलिटी में इस इम्बैलेंस की जो अवस्थाएं या परिस्थितियां हमारे शरीर में घटित होती हैं उनको एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। चरक में वृद्धि रूपी दोष प्रकोप की ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन इनको समझने से पहले मैं इन टर्म्स के बारे में 4 शब्द कहना चाहूँगा। वृद्धि का मतलब बढ़ना है, ये सबको पता है, लेकिन बात अगर इम्बैलेंस की हो रही है तो क्या घटना दोष इम्बैलेंस के अंडर नहीं आता? तो इसका उत्तर है हाँ। घटना जिसे संस्कृत में क्षय कहते हैं वो भी दोष प्रकोप का ही एक अलग हिस्सा है जिसे आज हम कवर नहीं करेंगे। क्षय भी प्रकोप है, इस बात का रेफरेंस हमें अष्टांग हृदय में मिलता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कम होने के कारण हमें रिसर्च में इसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं मिला है। इम्पोर्टेंस इसीलिए कम है और आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के बीच इसके बारे में चर्चा उतनी नहीं होती है क्योंकि एक डिजीज को करने में ज्यादा पावरफुल वृद्धि रूपी प्रकोप रहता है। तो वृद्धि रूपी दोष प्रकोप की ये अवस्थाएं यानी कंडीशंस हैं। लेकिन अगर तुमने नोटिस किया हो, मैंने अभी तक इस प्रकोप शब्द को इम्बैलेंस के साथ रिलेट नहीं किया है। इसका कारण ये है कि प्रकोप एग्जैक्टली इम्बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस का ही एक हिस्सा है, कहे तो मेजोरिटी हिस्सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पार्ट संचय का है। अब ये संचय और प्रकोप क्या है? तो अभी वृद्धि रूपी दोष इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो जब भी दोष बढ़ना शुरू होता है तो वो एकदम से व्याधिकर वृद्धि वाली स्टेट में नहीं जाता। व्याधिकर वृद्धि मतलब रोग को करने वाली वृद्धि, वो पहले हमारी इच्छाओं को ही बदलने या उभारने में रहता है। जब भी एक दोष बढ़ना शुरू होता है तो उसे और बढ़ाने वाली चीजों को खाने या करने से हमें नफरत और कम करने वालों से लगाव होता है, यानी उनको करने की ज्यादा इच्छा होती है। इसको प्रोफेशनली समअप किया जाए तो अभी हमने जिस कंडीशन की बात की इसे संचय कहते हैं, जो कि है ईर्ष्यद वृद्धि, और व्याधिकर वृद्धि है प्रकोप। संचय का रेफरेंस हमें अष्टांग हृदय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड मिलता है। तो अब वापिस आते हैं दोष प्रकोप पर। इसकी इन परिस्थितियों को हम स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करें तो इस पहली वाली का नाम है गुणावृद्धि। लेकिन एक बार इस प्रकोप शब्द की जनरल डेफिनेशन पर नजर डाली जाए तो ये फिर से अष्टांग हृदय में एक लाइन में एक्सप्लेन्ड है। कोप मतलब प्रकोप है, दोषों का मार्गांतरण यानी दूसरे मार्ग में जाना। यहाँ मार्ग का मतलब स्थान शब्द से है जिसे चरक संहिता में समझाया गया है। तो स्थान का मतलब स्वमान अवस्था यानी अपनी नेचुरल अवस्था, अपनी नेचुरल स्टेट से है। यहाँ दोषों की 3 गतियाँ बताई गई है, एक क्षय, फिर स्थान यानी नेचुरल स्टेट और वृद्धि। तो दोष प्रकोप एक शब्द में कहना हो तो अवस्थांतरण, इधर या उधर। तो अब इधर की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो गुणावृद्धि का मतलब दोष के गुणों की शरीर में व्याधिकर वृद्धि, जो कि होती है इन दोष के गुणों के समान गुणों वाले द्रव्य यानी आहार और विहार का अति अभ्यास करने से। जैसे कि वात के अनेक गुणों में से शीत गुण वाले आहार और विहार को हम अति सेवन करते रहते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो शरीर में वात अपने शीत गुण से बढ़ जाएगा। पहले इसका संचय होगा और फिर प्रकोप। इस पहली अवस्था को शॉर्ट में कहना हो तो समान गुणाभ्यास से दोषों के समान गुणों की वृद्धि। इसके संदर्भ यानी रेफरेंस हमें कई जगह मिलते हैं। इस अवस्था को समझना तो आसान था, लेकिन अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। प्रकोप की दूसरी अवस्था है रुकना, लेकिन किसका और कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें दोषों की प्राकृत अवस्था यानी नेचुरल कंडीशन का पता होना चाहिए। दोष अपनी नेचुरल स्टेट में शरीर में संचार यानी मोशन करते रहते हैं, वो नेचुरली कहीं पर भी रुकते नहीं हैं। लेकिन अगर शरीर में पहली अवस्था के माध्यम से कोई दोष अपने किसी गुण से वृद्ध हुआ है तो वो इन प्राकृत दोषों के चैनल्स यानी रास्तों के गुणों में भी प्रभाव डालता है। और जब कहीं किसी चैनल में ये गुण अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो इन दोष के परमाणुओं का संचार करना रुकने लगता है। इसके भी हमें अनेक संदर्भ संहिता में अनेक जगहों पर मिलते हैं। ये तीसरी अवस्था इस दूसरी का नेक्स्ट स्टेज है, जिसे कहा जाता है पूरण, इंग्लिश में लॉजिंग, या कहें तो डिपॉजिट होकर स्टक हो जाना। अब मुझे नहीं लगता इस अवस्था को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जो परमाणु रास्ता खराब होने के कारण रुके थे वो यहाँ बढ़ते जाते हैं और अंततः रास्ता पूरा रुक जाता है। अब ये रास्ता कोई खून या नस नाड़ी वाला नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट स्रोतस वाला है, जिसकी बात हम कहीं और करेंगे। इसके हमें संहिता में स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंसेस मिलते हैं। फिर अगली अवस्था भी कुछ इसी प्रोसेस का और अगला स्टेप है, जिसमें जिस स्रोतस में पूर्ण हुआ था वो अब बिल्कुल बंद यानी जैम्ड हो जाता है
और जो एनर्जी या फोर्स इन परमाणुओं को इसमें बहा कर ले जा रही थी वो अब अपनी दिशा बदलकर जहां जिस स्रोत में रास्ता मिलता है वहीं जाती है और साथ में इन परमाणुओं को भी ले जाकर वहां व्याधि उत्पन्न करती है। तो इस अवस्था का नाम दिशांतरण ठीक रहेगा। ये बहुत ही गंभीर और एक्सपर्ट लेवल पर चर्चा का टॉपिक है जो अभी हमारे कुछ खास काम का नहीं है। वैसे इसके भी हमें कई संदर्भ मिलते हैं, जिसमें से एक में मूत्रवाह स्रोतस में अवरोध के कारण श्वास होता है, इसका उदाहरण दिया है। खैर, इस अवस्था और अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि तुम्हें इस एनर्जी या शक्ति के बारे में नहीं पता तो इसकी चर्चा हमने यहाँ की है।